हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th या साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 आपका यहाँ पर चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए थे। लास्ट चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स पर बात की थी, उससे आगे आज के सेशन में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने बात की थी परमाणुता पर, ठीक है, और उसके बाद हमने एटॉमिसिटी जिसे कह रहे थे, उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर एटॉमिसिटी देखी, ठीक है, और कुछ कंपाउंड में हमने देखा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, चलिए आज के सेशन में बात करेंगे रासायनिक सूत्र के बारे में। रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र बेसिकली आपका क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चे? प्रतीकात्मक निरूपण है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रतीकात्मक निरूपण। और प्रतीकात्मक निरूपण में प्रतीक आ रहा है, यानी कि सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपाउंड को। यौगिक है आपका, ठीक है ना, उस यौगिक में जो भी नाम हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स के सिंबल के थ्रू हम उस कंपाउंड को आपका रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, रासायनिक सूत्र हो। ओके, चलिए, तो रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है? रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपस में मिल रहे हैं, मिलने का मतलब क्या है, यानी कि जब एक कंपाउंड बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है, तो उस यौगिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। तो उन तत्वों की आपस में या तो संयोजकताएं बराबर होनी चाहिए या उन पर आवेश बराबर होना चाहिए, तब वो अवयव संगठक उसी को कहा जा रहा है जिनसे मिलकर के यौगिक बन रहा है, ठीक है ना। जैसे सपोज आपका एक कोई कंपाउंड है ए बी, ठीक है ना, तो इस ए बी में दो संगठक हैं, ए और बी, है ना, ए है और बी है आपका। सपोज मैं बोल रही हूँ बी पर आपका जो वैलेंसी है वो 2 है, तो यानी बी, ए की वैलेंसी 2 है, तो बी की वैलेंसी भी यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी, तभी वो आपस में मिलकर के ए बी बना रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि रासायनिक सूत्र के संघटकों की या तो संयोजकताएं, ठीक है, या फिर उन पर आवेश बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद लिखा जाता है। क्या बताया गया है यहाँ पर कि जब आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें कि एक मेटल है और दूसरा आपका नॉन मेटल है, सपोज जो मेटल है वो आपका कोई है एक्स, ठीक है, और नॉन मेटल आपका यहाँ पर वाई है। तो जब आप एक्स और वाई से बने एक यौगिक की बात करते हैं, तो उस यौगिक में जब आप नामकरण करेंगे तो एक्स का पहले आएगा नाम और वाई का बाद में आएगा, क्योंकि एक्स आपकी क्या है, धातु है, और वाई आपकी क्या है, अधातु है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुपरमाणुविक का मतलब क्या है, जब आपके बहुत सारे परमाणु वाले कोई यहाँ पर एलिमेंट दिख रहा है, तत्व दिख रहा है, या कोई भी समूह आपको दिख रहा है, या आयन जिसे आप कह रहे हैं, उस को आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो भी आवेश है उसको उसके नीचे हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। ओके, अगर प्रतीकों की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर इन पर एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है ना, इनको एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर हम लोग केमिकल फॉर्मूला को, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, उस पर बात करेंगे। ओके, चलिए, तो ये सिंबल्स आपने एक बार पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, रिवाइज कर लिए होंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को लिखने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी का, ठीक है, उसको समझ लो क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है।
ठीक है, तो सिंबल तो आपको जनरली पता ही है। एक है आपके पास वैलेंसी, जिसको कहा जाता है संयोजकता। क्या कहा जाता है? संयोजकता। अब संयोजकता क्या है? किसी भी तत्व में जो परमाणु है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि संयोजन क्षमता जो होती है वही संयोजकता होती है। ठीक है ना? संयोजन क्षमता या संयोजकता जो है बेसिकली वो किसी भी तत्व के उस परमाणु को एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपके पास है ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जब आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कितना होता है? यहाँ पर 8 होता है एटॉमिक नंबर, है ना? परमाणु का क्रमांक कितना है? 8 है। और उदासीन अवस्था में परमाणु का क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का। किस चीज का फॉर्मूला होता है? 2n स्क्वायर का। एंड 2n स्क्वायर के बेसिस पर जब आप कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो पहली कोश में आपके 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है ना? दूसरी में आपके आएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे। इसी तरह से तीसरी कोश में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, चौथी कोश में आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते रहते हैं। क्लियर? लेकिन हमारा आता है एक अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? ऑक्टेट रूल कहता है कि बाह्यतम कोश जो होती है उसमें उसको क्या करना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करने होते हैं, या उसके निकटवर्ती जो भी अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्व जिन्हें आप कहते हैं उसके समान विन्यास उसको प्राप्त करना होता है। जनरली हम 8 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो जब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑन द बेसिस ऑफ 2n स्क्वायर पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है? देन कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहली वाली में आ गए, उसको के बोलते हैं। ठीक है ना? अब कितने बच गए? 6। तो दूसरी वाली में कितने आएंगे? 6। तो दूसरी वाली कोश उसकी क्या हो जाएगी? बाह्यतम कोश हो जाएगी। समझ रहे हो? सबसे बाहरी कक्षा जो है वो एल वाली हो जाएगी, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? अब ये क्या कर सकता है? इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉनों को दान करके हीलियम के समान विन्यास प्राप्त कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अष्टक के रूल में 2 इलेक्ट्रॉनों का केस भी आता है कि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, वो हीलियम का केस है। ठीक है ना? क्योंकि हीलियम निकटवर्ती अक्रिय गैस जिसके भी होगी वो कोशिश करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में बनाए रखे। ओके? दूसरा केस क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब ये 8 पूरा कर सकता है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उसके कंपैरिजन में आसान है। तो वो क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ग्रहण करेगा, किसी से भी, कोई निकटवर्ती। हमें जो चीज चाहिए होती है हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी मांगते हैं ना, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। बदले में जिससे वो 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक प्राप्त कर रहा होता है ना? यानी कोई हमें अगर कोई चीज दे रहा है तो उसके पास वो चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, है ना? अपनी कोई चीज, बहुत प्रिय चीज तो कोई देगा नहीं, उसके यूज में नहीं है तब वो आपको दे रहा है। तो सेम यहीं पर हो रहा है, ऑक्सीजन को कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और किस स्थिति में देगा? जब उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, या वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर दान करता है तो वो भी अपना अष्टक प्राप्त कर लेगा। समझने वाली चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये 2 इसकी क्या है? संयोजन क्षमता है। किसकी? ऑक्सीजन की। इस 2 के कारण ये किसी अन्य परमाणु से आपका जुड़ रहा है। समझ रहे हो? और इसी 2 को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजन की संयोजकता कहा जाएगा। तो अभी वैलेंसी में आप लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आगे आता है। अभी वैलेंसी में आपको जनरली ये समझ लो कि संयोजन क्षमता होती है, कितने परमाणु से वो किस प्रकार से जुड़ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो सब उसकी क्या है? संयोजकता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली समझ लो कि क्या है, किसी भी एलिमेंट की या किसी एटम की आपकी क्या है यहाँ पर? संयोजन क्षमता है, यानी कि
कंबाइनिंग कैपेसिटी है। चलिए लिखिए, वैलेंसी कैन बी डिफाइंड as the combining capacity. Valency can be defined as the combining capacity of that particular atom, particular element. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एटम जो एलिमेंट है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। ओके, लिखो, संयोजकता क्या है, किसी दिए गए तत्व की संयोजन क्षमता ही उसकी संयोजकता होती है। ओके, वैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। कितने एटम से कितने एलिमेंट के, कौन से एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी कर रहे हैं। सपोज देखो, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ए और बी कोई दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी कोई दो लोग हैं। ए के पास आपका 12 चीजें हैं और बी के पास आपकी कितनी है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, और इन दोनों को अपने 10-10 पूरे करने हैं। तो क्या होगा, बोलो क्या केस हो सकता है, ये इन दो को इसको दे देगा, ठीक है। जब इसने 2 का दान किया और इसने 2 को ग्रहण किया, ये आदान प्रदान के कारण, ठीक है, लेन देन के कारण इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप होगा, जिस रिलेशन को हम यहाँ पर बंध कहते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, बंध बन रहे हैं उनके बीच में। तो 2 इसने दान किए तो इसके पास 10 हो गए, इसने 2 को ग्रहण किया तो इसके पास भी 10 हो गए। समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ने 2 की आपका 2 चीजों का लेन देन किया है, ठीक है ना, और वो 2 चीजें यहाँ पर केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो वो 2 क्या हो जाएगी, इन दोनों की ही संयोजन क्षमता हो जाएगी, यानी कि संयोजकता हो जाएगी। ओके, अगर ये 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे तो इसका विन्यास कुछ इस प्रकार का होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी पहली कोश में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, इस प्रकार से होगा। अगर इसका देखेंगे, ये तो ऑक्सीजन के समान है, 2 और 6 का। अब इसको ऐड करना है अपने वायतम कोश में, तो इसको 6 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 6 को ग्रहण करने से आसान क्या है, 2 को दान कर देना, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 6 और को ग्रहण करेगा तो उतना स्टेबल नहीं रहेगा आपका एटम, या आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 12 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना नेगेटिव चार्ज ऑफ बियर नहीं कर पाएगा। ओके, देन 2 6, यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला केस है, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, इसके लिए आसान है 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो इसका हो जाएगा 2 8 और इसका भी हो जाएगा 2 8। तो दोनों की बाह्यतम कोश में 8 8 यानी अष्टक का जो नियम है वो इन्होंने क्या कर लिया, अष्टक जो है इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके इसने अष्टक प्राप्त किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अष्टक प्राप्त किया, तो इन दोनों की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। ये यहाँ पर संयोजकता होती है। चलिए, तो अब यहाँ पर आप लोग
कुछ तत्वों की आपको संयोजकताएं डायरेक्ट बताई गई हैं, तो वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उससे इजी हो जाएगा आपको। केमिकल फॉर्मूले में आपको संयोजकता की आवश्यकता होती है, तो वो आपको आना चाहिए। लिखिए, हाइड्रोजन की होती है 1, फ्लोरीन की है 1, क्लोरीन की है 1, ठीक है, ब्रोमीन की है 1, ओके, ऑक्सीजन की है 2, कार्बन की है 4, नाइट्रोजन की 3 भी है और कहीं कहीं ये 5 भी शो करता है, ठीक है। वैसे जो सबसे कम होगा आप उसी को मानेंगे, ओके। और आपका क्या है, सल्फर। सल्फर भी आपके अलग अलग संयोजकताएं दिखाता है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो मेन है, ओके। एक काम करते हैं, 1 to 20 जो स्टार्टिंग के आपके एलिमेंट है वो बता देती हूँ मैं। हाइड्रोजन 1 लिखो, हीलियम का लिखिए 0, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके। लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियॉन 0, ठीक है। देखो 1 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। क्या समझ में आया? मैक्सिमम आपकी जो वैलेंसी जा रही है वो 4 जा रही है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आपका 4 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ना तो ग्रहण कर पाते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी आपका किस में आता है, कार्बन भी आपका कुछ अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाता है, जो ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को आपका दान कर पाता है ना ही ग्रहण कर पाता है। उस केस में 4 उसकी संयोजकता है, क्योंकि वो 4 की साझेदारी करता है वहां पर, ठीक है ना। इससे अधिक इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं होगा और ना ही वो ग्रहण होंगे, ठीक है। तो उस केस में संयोजकता वो होगी जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो क्या कर पाएंगे, आपका या तो उनको ग्रहण करेंगे या फिर उनका दान करके अष्टक आपका प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? देन सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 3। नाम मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो याद रखना। सल्फर 2, क्लोरीन 1, आर्गन 0, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट है आपके। इनके परमाणु क्रमांक भी इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 20 परमाणु क्रमांक तक हमने यहाँ पर तत्वों को लिख लिया है, और उनमें जो उनका परमाणु क्रमांक है उतने ही उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका है। जैसे इसका 1 है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, तो एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। ये इसमें इसका परमाणु क्रमांक 2, 1 फिर 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी 0 है, वैलेंसी अलग है, ठीक है ना। ये आपके क्या है, एलिमेंट्स है, और ये क्या है, ये वैलेंसी है, ठीक है। इधर एलिमेंट लिख लो, इधर वैलेंसी। डन। चलिए, नाउ दो चीजें क्लियर हो गई, पहली सिंबल और दूसरा आपका क्या, ये जो वैलेंसीज है आपकी, समझ रहे हो। अब रूल्स हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज।
ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं। चलिए फर्स्ट लिखिए, आप क्या करेंगे, एक साइड आप वैलेंसी लिख लेंगे या ऊपर आप एलिमेंट्स लिख लेंगे, एलिमेंट के लिए जो सिंबल आएगा, और उनके जस्ट नीचे आप क्या लिख लेंगे, उनका जो भी वैलेंसी है वो लिख लेंगे, देन उनको क्रॉस कर लेते हैं सिंपली। तो इस प्रकार से आपका ये रूल्स के साथ साथ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, पहली विशेषता क्या है, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कंपाउंड्स हमें पता है कि जो यौगिक होता है उस यौगिक को आपका रिप्रेजेंट करता है कोई भी केमिकल फॉर्मूला। जैसे आपका सपोज एग्जांपल है H2O है आपका, तो ये केमिकल फॉर्मूला है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वाटर को। वाटर आपका एक क्या है, कंपाउंड है। ओके, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट, valency is used to determine how many valency is used to determine how many atoms of each element is used in the compound। ठीक है, वैलेंसी से हमें क्या पता चलता है, वैलेंसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितने एटम्स एक एलिमेंट के यूज हो रहे हैं, कब, जब आप कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं या एक किसी कंपाउंड में आपका वैलेंसी क्या शो कर रही है वहां पर कि कितने एटम होंगे। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एलिमेंट। कंपाउंड्स आर composed of a positive half and a negative half। कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक में एक पॉजिटिव हाफ होगा, एक धनात्मक, मतलब उस पूरे कंपाउंड का आधा भाग धनात्मक है, आधा ऋणात्मक है। जैसे हमने बोला ए बी कोई आपका कंपाउंड है, तो इस ए बी में ए पॉजिटिव होगा और बी आपका निगेटिव होगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंपाउंड के बारे में या फिर जो आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं उस केमिकल फॉर्मूले से आपको क्लियर होगा। आने वाले सेशन में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, हम कुछ और रूल्स पर बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे आप लोग केमिकल फॉर्मूला को बनाएंगे या लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए तब तक यहाँ तक आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।